हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आई विश आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फायान। फायान एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि गुप्ता डायनेस्टी के दौरान इंडिया आए थे। फायान भारत कब, क्यों और किस लिए आए थे, इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने से पहले हम देख लेते हैं कि फायान कौन थे। फायान का जन्म चाइना के लिनफेन स्थान में हुआ था 337 एडी को और उनकी मृत्यु 422 एडी को जिंगजाओ चाइना में हुई। उनका जन्म का नाम गोंगशेही था। उस समय जब उनका जन्म हुआ तब चाइना में जाओ डायनेस्टी का राज था। बाद में उन्होंने अपना नाम फायान रख लिया, जिसका मतलब है स्प्लेंडर ऑफ धर्मा। उनके 3 बड़े भाई थे जिनकी मृत्यु काफ़ी छोटी एज में ही हो गई थी, तो उनके पिता ने उनको नोविक मॉन्क बना दिया, जिसका मतलब होता है श्रमण। और श्रमण वो होते थे, मतलब श्रमण वो व्यक्ति होते हैं जो भिक्षु बनने की प्रक्रिया में होते हैं लेकिन पूरी तरह से बने नहीं होते हैं। मीन्स वो संन्यास ले चुके होते हैं बट पूरी तरह से भिक्षु नहीं बने होते हैं। 399 एडी को उन्होंने 60 वर्ष की आयु में चांगआंग नामक स्थान से भारत की ओर यात्रा स्टार्ट करी। वह भारत में बौद्ध धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट को खोजने के लिए आना चाहते थे। उनके साथ इस यात्रा में 4 लोग और थे जो शामिल हुए। बाद में झांगे नामक स्थान पे 5 और तीर्थयात्री उनके साथ जुड़ गए। भारत यात्रा उनकी एक पैदल यात्रा थी। वे मध्य एशिया से होते हुए भारत पहुंचे, जो प्राचीन सिल्क रूट था। उन्होंने उस रास्ते से अपना सफ़र किया। कहा जाता है कि उन्होंने बर्फीले रेगिस्तान और कठिन पर्वतीय मार्गों से पैदल यात्रा की थी। वे उत्तर पश्चिम से भारत में एंटर हुए थे। पहले वे पेशावर गए, फिर वहां से वे पाटलिपुत्र पहुंचे। जिस समय वे भारत पहुंचे उस समय गुप्त राजवंश का शासन था और उनके राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहे थे। वे लगभग 10 वर्ष तक भारत में रहे। भारत आने का उनका मुख्य और प्राइमरी जो मोटिव था वो था बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को खोजना, और सेकंड वे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो भी पवित्र स्थान पे उन पे वे जाना चाहते थे। भारत में वे पाटलिपुत्र, मथुरा, कन्नौज, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, वैशाली, काशी और राजगृह आदि स्थानों पे गए। मथुरा के बारे में उन्होंने लिखा कि मथुरा एक सुखद स्थान है जहाँ लोग पूरी तरह से शाकाहारी हैं और शराब ना पीने वाले हैं। इंडिया में उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। उन्होंने बहुत से भारतीय ग्रंथ कलेक्ट किए, जिसे उन्होंने पाटलिपुत्र, उडियाना या तक्षशिला से प्राप्त किया था, जिसे उन्होंने बाद में चीन में जाकर उनका अनुवाद किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में हीनयान और उभरती हुई महायान परंपराओं का उल्लेख किया है। साथ ही 5th सेंचुरी में भारतीय बौद्ध धर्म में विभाजन का भी उन्होंने वर्णन किया है। चीन लौटने से पहले वे 411 एडी में ताम्रलिप्ता से यानी कि पश्चिम बंगाल के बंदरगाह से शिलोन यानी कि श्रीलंका की यात्रा उन्होंने वहां से करी। श्रीलंका में वे 2 साल रहे और वहां से फिर वे चीन लौट गए। कहते हैं चीन लौटते टाइम उनके जहाज को एक भीषण तूफान ने एक द्वीप की ओर भटका दिया था, जो माना जाता है कि जावा द्वीप था, जहां वे 5 महीने रहे। वहां पे 5 महीने बिताने के बाद फायान ने साउथ चीन के लिए एक और जहाज लिया, लेकिन वो फिर से मार्ग से भटक गए और एंड में वह उत्तरी चीन के शांगदोंग प्रांत में वर्तमान चिंगदाओ शहर से 30 किलोमीटर पूर्व माउंट लाओ पर उतरे। उन्होंने अपने शेष जीवन को एकत्रित ग्रंथों के अनुवाद और संपादन में व्यतीत कर दिया। भारत से लौटकर फायान चीन के नानजिंग में बस गए। लगभग 414 ईस्वी में उन्होंने अपनी यात्राओं पर एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था फो को की। इस बुक में उन्होंने प्रारंभिक बौद्ध धर्म के विवरणों के साथ साथ सिल्क रूट के
अनेक देशों के भूगोल और इतिहास की जानकारी दी है उन्होंने। जेम्स लेक ने 19th सेंचुरी में फाहियान के कार्य का अनुवाद किया। हालांकि लेक के कुछ अनुमान, जैसे कि फाहियान ने 25 साल की उम्र में भारत की यात्रा की थी, को बाद के जो विद्वान या इतिहासकार हुए उन्होंने खंडित किया है, लेकिन फिर भी उनकी यह भूमिका फाहियान के जीवन से संबंधित कुछ उपयोगी जीवन संबंधी जानकारी देती है। फाहियान के विषय में उनके स्वयं के यात्रा विवरण के अतिरिक्त विशेष रूप से कुछ ज्ञात नहीं है। लोग कहते हैं कि उनके बारे में कुछ प्रसिद्ध भिक्षुओं की स्मृतियों और निगवंश के तीसरे सम्राट द्वारा रचित एक बाद के ग्रंथ में, जिसका नाम अद्भुत भिक्षुओं की स्मृतियों में काफ़ी पड़ा है। कहा जाता है कि उनका जो सरनेम था वो कुंग था। वे शांसी प्रोविंस के निवासी थे। उनके 3 भाई थे, लेकिन वे तीनों बहुत ही छोटी एज में मर गए थे, जैसा कि हमने पहले भी देखा। तब उनके पिता ने उन्हें एक बौद्ध संघ में भेज दिया और वहाँ पे वे एक श्रमण बन गए। हालांकि वे घर पर ही रहते थे। जब वे छोटे थे तब वे बहुत बीमार पड़ गए थे। तब उनके पिता ने उन्हें एक मठ में भेजा जहाँ वे ठीक हो गए और फिर वे वापस अपने माता पिता के पास लौट के नहीं आए। जब वो 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया। तो उनके एक अंकल ने उनकी माता के पास उनको वापस लौटने का आग्रह किया, बट उन्होंने नहीं माना। फाहियान के बारे में जेम्स लेक एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं कि एक बार वे 20-30 श्रमण दोस्तों के साथ धान काट रहे थे। तभी कुछ भूखे चोर वहाँ आ गए और अनाज छीनने लगे। अन्य सभी श्रमण भाग गए, बट फाहियान ने चोरों से कहा, यदि तुम्हें अनाज चाहिए तो ले लो, लेकिन यह तुम्हारी पिछले जन्म की किए हुए दानों की उपेक्षा होगी, जिससे कारण तुम आज इस दरिद्रता की स्थिति में हो। मुझे डर है कि तुम्हें फ्यूचर में और भी गरीबी का सामना करना पड़ेगा। यह बोलकर वे मठ चले गए और चोर भी यह बात सुन के अनाज वहीं छोड़ के भाग गए। लेक बताते हैं कि जब वे पूरी तरह से भिक्षु बन गए तब उनका निस्वार्थ साहस, बुद्धिमत्ता स्पष्ट रूप से दिखने लगी। विनय पिटक की संपूर्ण प्रतिलिपियों की खोज में वे भारत गए और एंड में जब वो चीन लौटे भारत से, तो वो चीन के नानकिंग स्थान में बस गए। वहाँ भारतीय श्रमण बुद्ध भद्र के साथ मिलकर भारत से लाए हुए ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया और 88 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तब वे शीन मठ में रहते थे। फाहियान का मुख्य कार्य उनके यात्रा वृत्तांत है, जिसे फो कोकी या फो गुओजी के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के कई इंग्लिश नेम भी हैं, जैसे अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, बुद्धिस्ट कंट्री रिकॉर्ड्स और फाहियान्स ट्रेवल्स, फाहियान्स बायोग्राफी, मेमोर्स ऑफ द एमिनेंट मोंग फाहियान्स, फाहियान्स रिकॉर्ड ऑन ट्रेवल्स टू इंडिया। फाहियान का यह ट्रैवलॉग उन स्थानों की समाज और संस्कृति का स्वतंत्र दस्तावेज है जहां वो गए। फाहियान ने अपने ट्रैवलॉग में लिखा कि मध्य एशिया के शहर जैसे खोतान बौद्ध थे, जहां भिक्षु भारतीय भाषाओं में भारतीय पांडुलिपियां पढ़ते थे। भारत के जो स्थानीय जनता थी वो भिक्षुओं को अत्यंत सम्मान देती थी। उनके वृत्तांत में उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी के सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उस टाइम के भारत की सोशल कंडीशन के बारे में वो लिखते हैं कि भारत बहुत ही शांति प्रिय है, कोई सीरियस क्राइम बहुत ही कम देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू हिम भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी रोक टोक के या लूटपाट के जाया जाता है। मतलब उस समय के जो लॉ एंड ऑर्डर थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने लिखा जो समाज के रिस्पेक्टेड लोग थे वे वेजिटेरियन थे और मीट मांस समाज के निचले तबके के लोग या जो अछूत लोग होते थे वो खाते थे। शूद्र जो थे वो शहर से दूर रहते थे। जब उनको शहर में आना होता था या शहर में एंटर करना होता था तो वे ड्रम आदि बजाकर शहर में एंटर करते थे। रिलीजियस कंडीशन के बारे में वो बताते हैं कि सिंस बुद्धिज्म जो था वो फ्लोरिश हो रहा था इंडिया में, बट
सनातन धर्म जो था वो हर जगह फैला हुआ था, हर जगह था मतलब सनातन धर्म। और वो ये भी बताते हैं कि जो डेथ पेनल्टी थी वो भारत में नहीं थी, पर जो क्राइम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइन लोगों को देना पड़ता था। ये वाली बात जो थी वो 200 साल बाद जब ह्यूनसांग भारत में आए थे तब वो भी सेम चीज़ बताते थे कि डेथ पेनल्टी नहीं थी। फायान जो थे वो बौद्ध थे, तो उन्होंने बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो बुद्धिज़्म था उस समय वो डिवाइड हो गया था महायान और हीनयान में। बट साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उस टाइम हिंदू और जो बुद्धिस्ट थे वो बहुत अच्छे से एक साथ रहते थे, उनके अंदर बहुत तालमेल था। उन्होंने यह भी बताया कि बुद्धिज़्म जो था वो धीरे धीरे भारत में डिक्लाइन हो रहा था, बट हज़ारों की संख्या में जो बौद्ध भिक्षु थे वो यहाँ रहते थे। आगे वो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताते हैं कि उस समय जो भारत था, भारत में गुप्ता डायनेस्टी थी और जो गुप्ता एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा समृद्ध था। हालांकि रोम और चाइना का जो ट्रेड चेन थी वो टूट गई थी। उस समय जो हान डायनेस्टी थी उसका डिक्लाइन हो गया था, जिस वजह से ये चेन टूट गई थी। बट स्टिल जो गुप्ता एम्पायर था वो अभी भी प्रॉस्पर्स ही था। उनके अकॉर्डिंग गुप्ता एम्पायर की जो इनकम थी वो मेनली रेवेन्यू टैक्सेस से आती थी, जो कि 1/6 था टोटल प्रोडक्शन के। इसके अलावा कोई पोल टैक्स या लैंड टैक्स और कोई नहीं था। कि वो लिखते हैं कि उस टाइम भारत के लोग बहुत अमीर थे और बहुत सारे चैरिटेबल संस्थान उस टाइम चलाए जाते थे। हाईवे में यात्रियों के रुकने के लिए रेस्ट हाउसेस बनाए गए थे और जो कैपिटल थी वहाँ पे बहुत सारे अस्पताल हुआ करते थे। उन्होंने विशेष रूप से लिखा है कि भारत में फ्री में हॉस्पिटल थे जो डोनेशंस के पैसों से रन होते थे। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल थे उनको फिक्स्ड इनकम मिलती थी, उनकी वजह से जनता को कोई मतलब परेशानी नहीं झेलनी पड़ती थी। साथ ही में फाहियान ने पाटलिपुत्र की बहुत प्रशंसा की है अपनी राइटिंग में। सिंस फाहियान जो थे वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड इंडिया में आए थे, तो उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो रिलीजन था, तो उन्होंने पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ तक कि उन्होंने चंद्रगुप्त II का नेम भी कहीं मेंशन नहीं किया है, बट हाँ गुप्ता डायनेस्टी के बारे में ज़रूर लिखा है उन्होंने। और उनका एडमिनिस्ट्रेशंस की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ करी है, जैसे सोशल, रिलीजियस या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक। फाहियान ने भारतीय सोसाइटी की एक आइडियलाइज्ड पिक्चर प्रेजेंट की है जहाँ लोग बहुत खुश, सुखी और प्रॉस्पर्स थे। जब वो चाइना पहुँचे तो वो 77 ईयर्स के हो चुके थे। ऐसा माना जाता है कि दाओ-ज़ेंग नाम के एक चीनी यात्री जो कि भिक्षु थे, उनके साथ जब वो भारत आए थे तो वे भारत में बुद्धिस्ट साइट और मोनेस्ट्रीज को देख के इतने खुश हुए कि वे वापस चाइना ही नहीं गए, वो यहीं पे रह गए। फाहियान ने भारत की बहुत प्रशंसा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में दुनिया के दूसरे देशों की जियोग्राफी को भी बताया, जो कि बाद में लोगों के बहुत काम आई। 88 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।